नमस्कार साथियों, सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी में अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 रहेगा, जिसमें ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर की बात करेंगे। तो आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे किसी देश का समय भी निर्धारण करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे, एक ही बार में आपको आई होप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ, इसमें हम देखेंगे, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि मार्कर बदल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है तो फिर कैसा है? यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कैसी है? थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब को पृथ्वी का लघु रूप के रूप में वास्तविक प्रतिरूप दिया, मतलब ग्लोब को छोटा रूप बनाया गया है कि पृथ्वी कुछ इसी प्रकार से है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे दिन नहीं ले जाया जा सकते, मतलब ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं। छोटे होते हैं जो पॉकेट वाले होते हैं, जैसे आप पॉकेट में भर के चल सकते हैं, ठीक। हाँ, छोटे ग्लोब होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं, हवा भरी होती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों उनके सही आकार दिखाया जाता है। मतलब ग्लोब में दिखाया गया है कि ग्लोब में क्या होता है। देश, महादेश और महासागरों की जानकारी दी होती है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अतः अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान को स्थिति को कैसे बताया जा सकता है। भाई, इतने समुंदर हैं, इतने महाद्वीप है, महासागर हैं, कैसे दिखाया जाएगा? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब होता है, तो यहाँ से एक रेखा सीधी मान लीजिए ऐसे गुजरी है, तो इसको ये हो जाएगा ये दक्षिणी हो जाएगा, ये उत्तरी हो जाएगा। हाँ, कहाँ पहुँचे थे? ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भाग पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रहे, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब जो रेखाओं की बात की, कोई खींची हुई रेखा नहीं है, काल्पनिक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। अभी इसको देखेंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कभी हमने बताया। नीचे वाले भाग को दक्षिणी कहेंगे और ऊपर वाले को उत्तरी कहेंगे। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी वृत्त से पृथ्वी तक स्थित सभी समांतर वृत्तों अक्षांश समांतर रेखाएं कहे जाते हैं। यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप ये देख लीजिए,
इसमें जो बनाया गया है इधर ये जिस तरह से आगे है पीछे भी इसी तरह से सीधा रहेगा। अभी आगे चल के ज़्यादा क्लियर हम करते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। शून्य जो विषुवत होती हैं, देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होना 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार अंश का उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी तथा 90 अंश उत्तरी दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, ये गोला लेते हैं, पृथ्वी है, तो अब इसके बाद अगर 360 रहेगा, अगर हम सीधे कर देते हैं तो कितना आएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये 90। इसी प्रकार से कुछ बताया जा रहा है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को, जो रेखाएं होती हैं उनकी बात कर रहा है, समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए इधर भी है, ये विषुवत वृत्त है, ये देखिए ये विषुवत है। इधर वाले जो ऊपर रहेंगे ये उत्तरी अक्षांश, जो नीचे रहेंगे, नीचे की रेखाएं और नहीं दिख रही हैं वो दक्षिणी अक्षांश कही जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा, अच्छा ध्यान, जो ऊपर की जो सेम रेखा जो अंश दर्शाएगी उसी के समान नीचे वाली भी दर्शाएगी। उसी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है 180 डिग्री, मान लेते हैं थोड़े, ये अगर 180 डिग्री रहेगी तो ये मेन रेखा है, इसके जस्ट नीचे वाली भी 180। अगर ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 100 डिग्री है, इसके नीचे वाले भी 100, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये रहेगी। कुछ यही बता रहा है ये। हाँ, कहाँ पहुँचे थे, इसीलिए यहाँ से, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर यानी दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर दक्षिण ये शब्द करते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में ग्लोब होरिज़ोन दोनों ही एक अक्षांश पर 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में है, उत्तर अंश एवं बेलो होरिज़ोन विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर, मतलब ये वही बता रहा है कि ऊपर नीचे की स्थिति बराबर रहेगी। जो ये विषुवत है ना, विषुवत है, इसके ये जितना इसका मान रहेगा वही ये रहेगा। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी मोटा मोटा समझना है कि जो ऊपर की स्थिति रहेगी बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उसके जस्ट ऊपर जो मान जाएगा, जस्ट नीचे भी वही नाम आएगा। अंतर सिर्फ रहेगा, यहाँ उत्तरी जुड़ जाएगा, यहाँ दक्षिणी जुड़ जाएगा, ये बताया गया है। अब क्या आ गया, अक्षांश, समांतर रेखाएं। जो समांतर रेखाएं हैं उन्हीं को अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अभी आगे बताते हैं और स्पष्ट शब्दों में। यहाँ पे कुछ प्रयोग दिया है, इसको देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए कर्क रेखा कहाँ है, यहाँ देखिए ये कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा। तो जो सूर्य होता है एक बार यहाँ भी सीधा पड़ेगा, एक बार यहाँ भी सीधा पड़ेगा, ये बता रहा है। कहाँ पहुँचे थे, कर पर ऊपर होता, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर में कब पड़ती है, मई जून के महीने में, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्योंकि उष्मा अधिक प्राप्त होती इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं था, क्योंकि थोड़ा तिरछा हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा एवं
उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण यहाँ दिखाते हैं। देखिए कहाँ दिखाएं, यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो अगर मान लीजिए ये सीधी रेखा एक लेते हैं ना, तो देखिए जब सूर्य है यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इन रेखाओं पे तो सीधा पड़ेगा, तो यहाँ पे सीधा पड़ेगा। बाकी इन सब जगहों पर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये कि सीधा तिरछा पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे कैसे क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पे कैसा क्षेत्र रहेगा, थोड़ा सा शीतोष्ण रहेगा, मतलब शीत वाला महीना रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, उत्तर में उत्तरी, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते। कौन सी क्षेत्र की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव। अब ये यहाँ की बात कर रहा है, पृथ्वी लेते हैं, ये है, मान लीजिए ये जोदिया इसी देते हैं। ये देखिए ये जिस प्रकार से ये है ना, ये ध्रुव बिंदी है, ये ध्रुव है, तो ये ऊपर का भाग उत्तरी रहेगा, इसके जस्ट नीचे इधर नीचे दक्षिणी वाला होगा। तो यहाँ पे तो सूर्य कभी पड़ेगा ही नहीं, ऊपर से 1-6 महीने इधर दिन रहेगा, इधर रात रहेगी, उसी प्रकार से इधर भी रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा सीधा नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, एकदम शीत, हमेशा बर्फीली क्षेत्र रहेगा। कुछ यही बता रहा है कि यहाँ पे कभी भी सूर्य सीधा नहीं पड़ता। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को लिए, देशांतर जो होता है ना, इसी से समय का निर्धारण होता है, इसको थोड़ा ठीक समझेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश में 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा ये बता रहा है। इसको आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब समझाते हैं इसको हम। अभी इसको अच्छे से समझा जाता है। यहाँ से इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर रहते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ से तो जो देशों के बीच की जो देशांतर है उसको अंशों को मापा जाता है। अभी इसको थोड़ा स्पष्ट हम एकदम सरल शब्दों में बताते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी एवं उत्तर आपस में मिलते हैं। ये है, यहाँ से जाएगा ऐसे मिल जाएंगे ना, सब ध्रुव पर ही तो मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ध्रुव पर ही मिलेंगे। यही बात कर रहा है कि सारी रेखाएं कहाँ मिल जाती हैं, ध्रुव पर मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाओं या मोत्तर की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिरने वाली गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों को पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व, पश्चिम तथा पश्चिम के लिए पश्चिम अक्षर पूर्व का उपयोग करते हैं। अभी अच्छे समझाता हूँ। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर तक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतर अंतर रेखाओं के बनी ग्रिड को देखें। यहाँ तक हो गया। अब भी थोड़ा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जब समय का निर्धारण करना हुआ तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किधर से किया जाए, तो जो प्रमुख यामोत्तर इसकी बात किया है ब्रिटिश से, यहाँ से। अब यहाँ से जितना आप जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी
और यहाँ से जब इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी। यही की बात कर रहा है कि इसी को बीच मानते हैं, इधर पूर्वी रखते हैं, इधर पश्चिमी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम के दुबई 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु दुबरी बिंदु की सही स्थिति है। ये उदाहरण से और इसको हम आसानी से समझाते हैं। एक सेकंड, ये कुछ प्रयोग दिया हुआ है, इसको प्रयोग देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, आप देख सकता है, शायद मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। मेन अब शुरुआत होती है यहाँ से। ये तो थोड़ा सा इसकी सही लोकेशन नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब मेन इस चैप्टर का इस मैप को दिखा के ये समझाना चाहता है कि समय का निर्धारण कैसे होता है। अब इसी को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा यहाँ से ये मेन होता है, यही मेन चैप्टर है इसका। इस चैप्टर का मेन ये है, इसको देख लेते हैं, बस ख़त्म हो जाएगी। आइए देखते हैं देशांतर और समय। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। कौन? सूर्य। अच्छा, ठीक है, सही बात है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाए जाने परछाई से लगाया जा सकता है। जी, पहले इसको हम लोग भी करते थे कि जैसे सुबह हुई तो अगर टाइम का नहीं पता है तो एक धूप लगा दिया जाता था, दीवार पर निशान लगा दिया जाता था कि धूप यहाँ आ गई है, तो इसका मतलब इस समय इतना बच चुका है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अभी और दिखाते हैं, पीछे होगा। समय के अंतराल की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती रहती। अब मेन टॉपिक यही से शुरुआत होगा, इसको और बढ़ाते हैं यहाँ से। यही है मेन समय निकाला जाता है। 24 घंटे में कितना घूमती है? 336 डिग्री घूमती है ना, अर्थात 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में 45 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ये बात तो समझ में आ रही है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं, जो सीधी रेखा है, अभी दिखाते हैं, मान लीजिए ग्रीनविच वाली रेखा है, 12 बजता है। जब ग्रीनविच पर 12 बजता है, ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? अब इधर चलेंगे कहाँ पर? 15 डिग्री। इधर चलेंगे, पूर्व की बात किया तो यहाँ चलेंगे, 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री। यहाँ लिखा है पहले से कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री यहाँ पे हम आगे बढ़े हैं। तो जब यहाँ पे इस समय 12 बज रहा है, अब 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा होता है, तो 12 बजा है तो यहाँ जाहिर सी बात है एक और जुड़ जाएगा, वहाँ 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम, अब देखिए यहाँ 12 बजा है, इसको ध्यान रखेंगे, ये 12 बजा है। अब 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है, तो अब इधर आएंगे तो अगर यहाँ पे 1 घंटा माइनस हुआ है, सॉरी जुड़ा है, तो इधर जब आएंगे तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा, 12 - 1, अर्थात यहाँ 11 बजेगा, सुबह का 11 बजा होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर, ग्रीनविच यही है 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब हुआ 15 कितने घंटे हो जाएगा? 180 डिग्री में अगर देखेंगे तो 15 धम्मा 150, 15 मतलब 12 घंटे जस्ट जुड़ जाएगा, 12 घंटे जुड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ से मैप जो दिया है इस पे देखिए, इस पे ग्रीनविच जैसे यहाँ से लिया जाता है, ये है
ग्रीनरी। अच्छा, यहाँ कोई रेखा ये नहीं रहती, मैप में कोई रेखा नहीं है, सिर्फ काल्पनिक रेखा है। तो जितने, जैसे मान लीजिए 100, हमने पहले ही बताया था, इधर कितना जाएंगे, पूरा 360 डिग्री होता, 180 इधर जाएंगे तो 180 इधर भी जाएंगे, 180 उधर। जैसे यहाँ 12 बजा है तो इधर जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 डिग्री पर 1 घंटा बनेगा, 15 डिग्री जाएगा 1 घंटा बढ़ेगा, 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 30 पर 2 बजेगा, इधर घटेगा, 15 डिग्री इधर पर रहेंगे तो 11 बजेगा, और 15 इधर आएंगे तो 10 बजेगा। यही ये बता रहा है। हाँ, यहाँ से, हाँ, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकेंगे कि दिए गए देशांतर या उत्तर पर सभी स्थानों का समय समान है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, मानक समय। मानक समय ज़्यादा वो नहीं है। मानक समय क्या होता है? मानक समय यही होता है, अलग अलग या उत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय कहते हैं। थोड़ा सा भारत की भी बात करेंगे, भारत की क्या स्थिति है इस मामले में होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 15 मिनट का अंतर है। अगर ऐसा होता तो भारत में ही 2 टाइम चलता, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय, पूरा उसी पे लिखा जाता, मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व से 82 डिग्री 30 अंश पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाए। अभी इसका भी टाइम निकालेंगे भारत का। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर, एक सेकंड, यहाँ से एक सवाल लगाते हैं। यहाँ से आइए देखते हैं। भारत जो है, भारत का मानक समय कितना है? 82, 82.5, 82 सही 1/2, 82 सही 1/2 है। अब इसमें हमने पहले ही हम देख चुके हैं कि जो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 15 × 75, 75 डिग्री में कितना घंटा हो जाएगा? 5 घंटा। 5 घंटा ये ले लेते हैं, 5 घंटा। अभी कितना डिग्री बच रहा है? 75, 5, 80, अभी 7 डिग्री बच रहा है। 7 हम देख चुके हैं कि जो है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 7 में कितना हो जाएगा? 28 मिनट। तो वही कुल मिला के 5.5 घंटा भारत का समय आगे जो रहता है, उसका कारण यही है कि 5.5 घंटा भारत का समय आगे होता है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति 82.5 डिग्री पर है, तो उससे 5.5 घंटा टाइम निकल के आएगा। अब यही एक सवाल भी दिया है, इसको सवाल को आप करना चाहे तो कर सकते हैं। 82.5 डिग्री और आधा डिग्री का कोण, 1 डिग्री का 2 4 हैं, 1 डिग्री 4 मिनट में 82.5 है, तो 2 मिनट और जुड़ जाएगा। थोड़ा फिर समझाते हैं, फिर से एक बार देखिए। भारत का जो समय है कितना आगे चलता है उससे? 82.5 डिग्री। ठीक, अब इसमें 15 मिनट में 1 घंटा बनता है, तो 15 × 5 = 75। 75 डिग्री में हमारा 5 घंटा बना, 75 डिग्री में 5 घंटा बना। अभी बचा कितना है? 75, 5, 80, 2, 82, तो 7.5 बचा है। 7.5 डिग्री और बचा है, 7 सही 1/2 डिग्री। तो 7 मिनट का जो हो गया, कितनी 7 मिनट का 7 डिग्री का कितना मिनट हुआ? 28 मिनट। 1 डिग्री का जब 4 मिनट है, तो आधा डिग्री का 2 मिनट और हो जाएगा, तो 5 + 28 और +2, 5.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से एक सवाल यहाँ भी दिया है, अगर आपको समझ में आया है तो इसको लगाएंगे। बस समझाने का तरीका यही है कि जो 1 घंटे में होता है,
एक मोटा सा ये समझ लें कि 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री जो होता है 1 घंटा होता है। 1 घंटा बराबर 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री। 1 डिग्री जो घूमेगी 4 मिनट में, या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो आधा घूमेगी, आधा डिग्री घूमने में उसे 2 मिनट का टाइम लगेगा। बस इसको याद रखेंगे तो ये सारी सवाल आप यहाँ से इसको हल कर ले जाएंगे। अगर इसको समझ में आया तो आप हल करिएगा। आगे देखते हैं। तो ये हो गया आज का भी, ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो गया। ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।